साधना घर आई तो हालात ने उसे भी खौफ और रास में मुब्तला कर दिया। बमल राय ने साधना को देखकर हैरत अंगेज रवैया इख्तियार किया। उसने मेरी हिमायत करना और मुझे तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू कर दिया। वो लोगों को एहसास दिलाने लगा कि मैं एक बूढ़ी औरत और बीमार हूँ। सज़ा के तौर पर मेरे लिए बीमारी ही काफ़ी थी। वो मुझे माफ़ कर चुका था, इसलिए दूसरों को चाहिए कि वो भी मुझे माफ़ कर दें। उस दौरान साधना को उसकी तरफ अच्छा खासा झुकाव नज़र आने लगा, जिस पर मुझे बड़ी हैरत हुई। साधना कोई आम किस्म की लड़की नहीं थी, वो एक दिलकश लड़की थी। राह चलते लोग उसे बार-बार पलट कर देखते थे। उसका बमल राय से जज़्बाती लगाव मेरी समझ से बालातर था। अगर वो सांवली, पस्ता कद और भद्दे जिस्म की होती तो मैं समझती कि वो बमल राय से मुतासिर हो गई होगी। अगर मैं उसे समझाने की कोशिश करती कि देखो वो मर्द ज़ात है, अपने और उसके दरमियान फ़ासला रखो, तो वो उल्टा मुझ पर खफ़ा हो जाती। उसके ख़्याल में मैं सख्त, एहसान फरामोश और नाशुक्री औरत थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वो अकेला रहता है और वो जिसके साथ तन्हाई में घंटों बैठती है और जाने क्या-क्या बातें करती है, उसे ठोकर लग सकती थी। वो नहीं जानती थी कि अपना सब कुछ सौंपने के बाद औरत किसी खाली बर्तन की तरह हो जाती है। फिर मर्द ऐसी लड़की से शादी नहीं करते। उसके ख़्याल में एक ऐसे शख्स के बारे में शकूक व शुबहात में मुब्तला थी, जिसने इतनी बड़ी बात पर मुझे माफ़ कर दिया था। जब मैं उसे समझाती तो वो इस कान से सुनती और उस कान से उड़ा देती। जब वो बमल राय के यहाँ से आती तो उसके बिखरे बाल और चेहरे की सुर्खी बहुत कुछ बता देती थी। वो सर्दियों के दिन थे, ऐसी सर्दी जो हड्डियों में छेद कर दे। बूढ़े, बीमार और कमज़ोर लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त, मगर मेरा हर लम्हा नरक की आग में जलते हुए गुजरा। और अब कल सपना फार्म में एक शादी होने वाली है। एक कुशादा दिल और इसार पसंद शख्स बमल राय का मेरी भांजी से कल निकाह है। मैं जल्द ही इस संसार से रुखसत होने वाली हूँ। मौत बड़ी बेताबी से मेरी मुंतज़िर है। मेरी मौत के बाद वो सपना फार्म के साथ मेरी फार्म का भी मालिक बन जाएगा, क्योंकि मेरी भांजी मेरे फार्म की तनहा वारिस है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। वो ख़त पहाड़ी की कुओं में मैंने नहीं रखा था और ना ही रंगसाज धर्मदार को मैंने कत्ल किया था। धर्मदार को किसी ने कत्ल नहीं किया। वो इस तरह मरा होगा जिस तरह हम सब ने अंदाज़ा लगाया था। बुलंद बाला रास्ते से सर के बाल पत्थर पर गिरा होगा, लेकिन उसकी लाश नदी में हरगिज़ नहीं गिरी होगी। उसकी लाश बमल राय को मिल गई थी। उसे अपने मंसूबे पर अमल दरामद कराने के लिए एक लाश की अशद ज़रूरत थी। उसने धर्मेंदार की लाश चूने की खासी मिकदार के साथ बाड़े में दफन कर दी थी। जानता था कि चूना डालने से लाश जल्द ही मिट्टी में मिलने लगती है। उसने अपना सिगरेट केस खुद कब्र में डाल दिया था और ऊपर के स्वेटर से उखाड़ा हुआ बटन लाश के हाथ में थमा दिया था। वो शनाख्त को यकीनी बनाना चाहता था, शक्ल की मदद से नहीं, इन चीज़ों की मदद से। उसने बीवी को शीशे में उतारा, लाश के बारे में इतलाई खत तैयार करके खो में छोड़ा। उसे मालूम था कि मोतीलाल गाँव से गया हुआ है। वो चाहता था कि खत इंस्पेक्टर तक पहुंचे, लेकिन ताख़ीर के साथ। वो जानबूझकर गांव के रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर रवाना नहीं हुआ। वो छुपता छुपाता राजापुर तक गया। उसने भर्ती होने के लिए मसलियत के तहत खास तौर पर बहरी जहाज़ का इंतखाब किया, ताकि मुल्क से दूर जा सके और बाद में मासूमियत से कह सके कि उसे अपनी बीवी पर चलने वाले मुकदमे का इल्म नहीं हो सका। उसे अच्छी तरह मालूम था कि अपनी बीवी को जो पट्टी पढ़ाकर जा रहा है वो उसे फांसी पर चढ़वा देगी। उसकी अय्यारी का जवाब नहीं था। उसने धर्मेंदार को कत्ल नहीं किया, सिर्फ उसकी लाश मुख्तार ली। उसने अपनी बीवी को भी कत्ल नहीं किया। ये काम उसके गांव वालों ने कर दिया। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती। सब गांव वालों को यकीन है कि ये सब कुछ मैंने किया है। लोगों ने मुझसे बात करना छोड़ दिया है। मैं बिस्तरे मर्ग पर हूँ। सिर्फ बमल राय मेरी खबरगिरी करता है। हर रोज़ वो होंठों पर पुरअसरार मुस्कुराहट लिए मेरे पास आता है। लोग उसकी कुशादा दिली पर खराज तहसीन पेश करते हैं। साधना उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने के साथ अपने दिल में बेपनाह अकीदत रखती है। मैं अपने कमरे में पड़ी सोचती रहती हूँ। कागज़ात मेरे इर्द-गिर्द बिखरे रहते हैं। मैंने एक मंसूबा बनाया है और मैं चाहती हूँ कि वो कामयाब हो जाएगा। गाँव वालों अगली मर्तबा किसी को फांसी चढ़ाने के सिलसिले में बहुत मोहतात होंगे, इसलिए मेरा मंसूबा नहायत उम्दा और बेजोल होना चाहिए। वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है, लेकिन मैं उसे बर्दाश्त किए जा रही हूँ। मेरे पास मार्फिया की गोलियाँ खासी तादाद में मौजूद हैं। मेरी मुलाज़िमा ज़रूरत के वक़्त ये गोलियाँ मुझे देती है, लेकिन वो ये नहीं देखती कि मैं इन्हें खाती भी हूँ या नहीं। काफ़ी गोलियाँ मैंने बचा कर रख ली हैं। जब मुझे मालूम हुआ कि मेरी बीमारी नाकाबिल इलाज है और आखिरी मरहले में मैं उसकी अज़ियत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, तो मैंने उसी वक़्त फ़ैसला कर लिया था कि इस मरहले में दाखिल होने के बाद मैं खुदकुशी कर लूँगी। तड़प-तड़प कर मरने का क्या फ़ायदा? लेकिन अब मैंने सोचा है कि अपनी मौत को सही तौर पर इस्तेमाल करूँगी। कुछ देर पहले मैंने घंटी बजाकर साधना को बुलाया और इसे इंस्पेक्टर के नाम में ख़त दिया। मैंने उससे ताकीद की कि वो ये ख़त ज़ाती तौर पर इंस्पेक्टर को पहुँचा कर आए और किसी को इसके बारे में ना बताए। अहमक लड़की समझ रही होगी कि वो मेरा एतराफ़नामा है। वो इसे बसित चौक पहुँचा कर आएगी, लेकिन वो मेरा एतराफ़नामा नहीं है। मैंने इस ख़त में इंस्पेक्टर से दरख्वास्त की है कि मुझे बमल राय से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। मैंने लिखा है कि बमल राय इतना रवादार और फ़राख़दिल नहीं है जितना वो अपने आप को ज़ाहिर कर रहा है।
میں نے اسے اپنی شیشی سے مارفیا کی گولیاں چلاتے دیکھا ہے اور یقیناً مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس نے کس طرح اپنی بیوی کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کی سازش تیار کی۔ میرا زندہ رہنا اس کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ اسے یہ بھی اندیشہ ہے کہ میں اپنی بھانجی سادھنا کو وراثت سے محروم کر دوں گی۔ میرا خیال ہے انسپکٹر کو قائل کرنے کے لیے میرے قتل کا یہ جواز کافی ثابت ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد بمل رائے مجھے شبہ خیر کہنے آئے گا۔ میں ظاہر کروں گی کہ مجھے دل کی تکلیف شروع ہو گئی ہے اور مجھے دوا کی ضرورت ہے۔ میں اس سے درخواست کروں گی کہ میرے گلاس میں دوا انڈیل دے۔ اس کی نظر ایک لمحے کے لیے ہٹے گی تو میں گولیاں دوا میں ڈال دوں گی۔ پھر میں اس سے درخواست کروں گی کہ وہ مجھے دوا پلا دے۔ یوں اس کی انگلی کے نشانات اچھی طرح کانچ کے صاف شفاف گلاس پر ثبت ہو جائیں گے۔ مارفیا کی گولیوں کی شیشی کمرے کی دوسری دیوار کے ساتھ بلندی پر لگی ہوئی کیبنٹ میں رکھی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ میں اٹھ کر وہاں تک نہیں جا سکتی اور خود گولیاں شیشی سے نہیں نکال سکتی، جبکہ پوسٹ مارٹم سے میری موت کی وجہ زیادہ تعداد میں مارفیا کی گولیاں کھا لینا ہی ظاہر ہوں گی۔ وہ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ جب میں خود گولیاں نہیں لے سکتی تو استعمال کیسے کر لیں۔ انسپکٹر کے پاس میرا خط بھی پہنچ چکا ہوگا، گلاس پر انگلی کے نشانات بھی موجود ہوں گے، گلاس کی تہہ میں مارفیا کے اجزاء بھی مل جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ بمل رائے کو پھانسی چڑھتے وقت اپنی بیوی ضرور یاد آئے گی۔ یہ تحریر مسز شانتی کی موت کے کافی عرصے بعد ملی تھی۔ اس وقت تک ان کے قتل کے الزام میں مقدمہ چلے اور بمل رائے کو پھانسی پائے کافی دن گزر چکے تھے۔ مسز شانتی کی بھانجی سادھنا یہ تحریر لے کر میرے دفتر آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ کاغذات اسے اپنی خالہ کے کھانے پکانے کی ترکیبوں پر مشتمل کاغذات کے پلندے سے ملے تھے۔